Hello students, today I am going to cover the second part of cost estimation of data structure operations. Fine. पहले वीडियो में हमने ब्रीफली ये समझने की कोशिश की कि वेन एवर एनी क्लाइंट विल कम टू अस, क्लाइंट ने अपना प्रॉब्लम हमें बताई, प्रॉब्लम उसने अब साथ में अपनी रिक्वायरमेंट्स पुटअप की कि व्हाट ही एक्चुअली वांट्स टू गेट डेवलप. Then from the problem formulation to up to development of the program or implementation, we can say that इसके बीच का एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं डिजाइनिंग ऑफ द सॉल्यूशन. डिजाइनिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज नथिंग बट द डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम. So it may be possible कि if we have multiple solution to a problem, we have multiple algorithms through which we can find out the solution of given problem. तो उसमें से कौन सी बेस्ट एल्गोरिथम है, क्योंकि ओवरऑल प्रोग्रामर तो किसी एक लॉजिक को ही इम्प्लीमेंट करेगा, उसका डिप्लॉयमेंट करेगा. तो कैसे हम ये चूज़ करें कि इफ़ वी हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, इफ़ वी हैव मल्टीपल एल्गोरिथम्स, सो विच वन इज़ द बेस्ट वन. वी हैव सीन कि एल्गोरिथम को एनालिसिस किया जाएगा. एनालिसिस करने के तरीक़ों के बारे में हमने बात की, पोस्टेरी टेक्निक की बात की, प्रियरी टेक्निक की बात की. देन फिर प्रियरी में हमने देखा कि बेसिकली जो हमें फोकस करना है एनालिसिस पे, तो हमें टाइम पे फोकस करना है, स्पेस पे फोकस करना है. देन वी हैव सीन कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाउ कैन वी अचीव, हाउ कैन वी फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन एल्गोरिथम. वी हैव गॉन थ्रू विद द बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, एवरीथिंग. तो ये सारा चीज़ हमने ब्रीफ में अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था. आज इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो बेसिक ऑपरेशंस हैं डेटा स्ट्रक्चर के, जब हम जैसे कि लाइक सॉर्टिंग, मर्जिंग, इंसर्शन, डिलीशन, है ना, ये जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इनकी कॉस्ट क्या आती है. जब भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं तो इनकी बेसिक कॉस्ट क्या आएगी, या कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, या कैसे ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर गिवन लाइन ऑफ एल्गोरिथम की कॉस्ट ये होगी. इन सारी चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली आज बात करेंगे. सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करता हूँ स्टॉक को एक रनिंग टाइम कैलकुलेशन करके. यानी कि जो मेजर टास्क है वो ये है कि अगर हमारे सामने कोई लाइन ऑफ कोड लिखा हो या कोई एल्गोरिथम दे दी जाए हमें, तो हम कैसे उस एल्गोरिथम या उस लाइन ऑफ कोड का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं. फाइन. प्रिडिक्ट इन द सेंस कि हाउ कैन वी कैलकुलेट इट. एक्चुअली कैसे हम कह सकते हैं कि गिवन लाइन ऑफ कोड या गिवन लाइन ऑफ एल्गोरिथम जो हमारे पास में है उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा. इसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सपोज दैट हमें एन वैल्यूज़ के लिए, एन डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आई क्यू फाइंड आउट करना है. फाइन. और एन की क्या वैल्यू होगी, आई इक्वल्स टू 1 to n टाइम्स डिफरेंट वैल्यू जो भी है वो अपन देखेंगे, और उसके हिसाब से हमें आई क्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका समेशन, ओवरऑल जो समेशन है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर. अब इसकी अगर हम कोड की बात करें तो कैसे हमने लिखा कि एक सम नाम का फंक्शन ले लिया. सम नेम के फंक्शन के अंदर हमने वो वेरिएबल पास किया कि भाई आई की वैल्यू हो कितनी होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे एन ले लिया हमने कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स वी वांट टू कैलकुलेट दिस आई क्यूब. फाइन. तो एन वैल्यू वी हैव टेकन ओवर हियर. अगला जो प्रीवियस स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है, ये आप भी जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं. वेरिएबल का डिक्लेरेशन के बाद में हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया हुआ है, फिर एक फॉर लूप लगा है, इस फॉर लूप के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म हुआ है, और फाइनली जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो रिटर्न के द्वारा रिटर्न कर दी गई मेन फंक्शन को. मेन फंक्शन ने प्रिंट कर दिया होगा कि ये जो एडिशन आया हुआ है वो एडिशन क्या था. तो ओवरऑल ये टास्क, ये स्टेप्स इसमें फॉलो किए गए हैं. फाइन. तो जहाँ तक है कोड है बड़ा सिंपल है. कोड को अगर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया हुआ है पार्शियल सम नाम को, उसको 0 से इनिशियलाइज किया हमने, है ना, और फिर हमने एक फॉर लूप लिया है जिसमें आई इक्वल्स टू 1 से आई लेस देन इक्वल्स टू एन. इट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स वी वांट टू परफॉर्म दिस एडिशन ऑपरेशन फॉर आई क्यूब. तो वो एन की वैल्यू हमने ली. तो ये लूप आई लेस देन इक्वल्स टू एन, जब तक आई की वैल्यू एन के इक्वल ना हो जाए तब तक ये टास्क परफॉर्म होगी. एंड दिस आई प्लस प्लस इज नथिंग बट द इंक्रीमेंट ऑपरेटर. फाइन. So what will happen here कि this is nothing but the partial equal to partial plus I cube. Got it? तो इस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और फाइनली जब ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो हमारे पास में ओवरऑल समेशन वैल्यू आ चुकी होगी जो कि पार्शियल सम नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है, और इसको हम रिटर्न कर देंगे और रिटर्न के थ्रू प्रिंट करा लेंगे. फाइन. तो ये सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है. अब यहाँ हम बात करते हैं कि ये हमने बिग ओ नोटेशन यहाँ क्यों लिया. देखिए मेरा ये सोचना है, और इवन सभी का ये कॉमन सेंस होगा कि कोई भी एल्गोरिथम बेस्ट केस में तो अच्छा परफॉर्म करेगी ही करेगी. उसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसमें तो उसने अच्छा परफॉर्म किया ही है ना. तो नॉर्मली हम क्या ट्राई करते हैं कि जब भी हम एल्गोरिथम को चूज़ करते हैं या सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी बेस्ट है, तो वो हम उसमें बेसिकली उसके वर्स्ट केस सिनारियो को लेकर चलते हैं.
वर्स्ट केस सिनारियो यानी कि क्या इसका मतलब हुआ कि कोई भी एल्गोरिथम मैक्सिमम कितना टाइम ले सकती है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, वही उसका वर्स्ट केस टाइमिंग कहलाती है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर मल्टीपल सोल्यूशन, तो हर एल्गोरिथम को हम उसके वर्स्ट केस सिनारियो के हिसाब से देखते हैं कि आउट ऑफ गिवन 5 एल्गोरिथम कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जो वर्स्ट केस सिनारियो में भी कम से कम समय ले रही है, यानी कि वर्स्ट केस सिचुएशन में भी कम से कम समय ले रही है, देखने की कोशिश करते हैं। फाइन। अब उनमें से जो भी ऐसी एल्गोरिथम होगी जो कम से कम समय ले रही होगी वर्स्ट केस सिनारियो में, उसी को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी को बेस्ट एल्गोरिथम कहते हैं। तो बिग ओ नोटेशन क्या है, इट इज रिप्रेजेंटिंग टू वर्स्ट केस सिचुएशन एंड दिस इज नथिंग बट द अपर बाउंड। अपर बाउंड मीन्स व्हाट, वो बाउंड्री कंडीशन जिसके बाद में अब एल्गोरिथम इससे ज़्यादा समय नहीं लेगी। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि कोई एल्गोरिथम मैक्सिमम इतना, मतलब उसका जो वर्स्ट केस टाइमिंग है, सपोज दैट एक्स वर्स्ट केस टाइमिंग है, तो उस एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्स होगा, एक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। Got it? That is the upper bound value. So what it answers, actually this answers the provided as a guarantee that the program will terminate within a certain time period. इस बात की गारंटी हमें मिलती है अपर बाउंड से कि कोई भी जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन दिस गिवन टाइमलाइन के बीच में ही होगा, या तो मैक्सिमम होगा तो दिस मच होगा, अदरवाइज इससे कम ही होगा इसका एग्जीक्यूशन टाइम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऑलवेज हम क्या करते हैं कि जब भी हमें चूज करना हो मल्टीपल एल्गोरिथम्स में, तो हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जो वर्स्ट केस सिनारियो में अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसी को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। चलिए चलते हैं, ये कुछ लाइन ऑफ कोड हमारे पास में लिखा हुआ है, एल्गोरिथम लिखी हुई है, और हम देखते हैं कि इसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे हम कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सम फंक्शन है इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि डिफरेंट लाइन में, हर लाइन में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और हर एक लाइन के बारे में हम क्लियरली बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है डिक्लेरेशन वाली लाइन की, यानी जो पहली लाइन है उसमें हमने सारे वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन किया है, जितने भी वेरिएबल्स की हमें रिक्वायरमेंट है उन सब का डिक्लेरेशन हमने पहली लाइन पे किया हुआ है। देखिए, जब भी अपन टाइम एनालिसिस करने जाएं, टाइम कैलकुलेट करने जाएं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डिक्लेरेशन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेशन का जो टाइम है वो हम कैलकुलेशन में ऐड ऑन नहीं करते हैं, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। तो दैट्स वाई आप देख सकते हो, चूंकि यहाँ पे हमने इंटीजर आई को डिक्लेयर किया था, पार्शियल सम को डिक्लेयर किया था, तो हमने उसका कोई भी टाइम कंसीडर नहीं किया। बेसिकली जो टाइम कंसीडर होगा वो ऑपरेशंस का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 डिफरेंट लाइन्स हैं, 4 डिफरेंट लाइन्स में 4 डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट टाइम की, दैट इज 1 यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम इज नथिंग बट, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हम हमेशा मान के चलते हैं कि एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म होने में यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। तो हमने देखा कि भाई इस 4 डिफरेंट जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं, डिफरेंट लाइंस हैं, इनमें ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो सिंगल ऑपरेशन है। तो मैं पहली लाइन को और 4th लाइन को जब देखता हूं, तो पहली लाइन में क्या हो रहा है, पार्शियल सम नाम के वेरिएबल को 0 की वैल्यू इनिशियलाइज की जा रही है। इट मीन्स 1 सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इनिशियलाइजेशन। इसी तरीके से जब मैं 4th लाइन की बात करता हूं, तो यहाँ सिंगल ऑपरेशन है कि जो पार्शियल सम की वैल्यू उसको रिटर्न करना, इसके अलावा कोई दूसरा ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म नहीं हो रहा। तो चूंकि फर्स्ट लाइन और 4th लाइन दोनों में ही यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही लाइन क्या कर रही हैं, सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं। तो इन दोनों लाइन का जो टाइम एग्जीक्यूशन टाइम होगा दैट वुड बी 1 यूनिट टाइम। हियर यू कैन सी दैट कि लाइन नंबर 1 इज हैविंग 1 यूनिट टाइम एंड लाइन नंबर 4 इज आल्सो हैविंग 1 यूनिट टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 में आप देखिए कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। लाइन नंबर 3 में क्या हो रहा है कि पहले तो 2 मल्टीप्लिकेशंस हो रहे हैं इन आई के बीच में, और फाइनली ये मल्टीप्लिकेशन पार्शियल सम के साथ में ऐड हो रहा है, यानी कि 2 मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन ऑपरेशन। तो यहाँ देखिए मैंने 2 + 1 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लिकेशन एंड 1 एडिशन ऑपरेशन। साथ ही साथ ये जो लाइन है हमारी, ये हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ये कहाँ है, इस फॉर लूप के अंदर है। फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, फॉर लूप का जो टर्मिनेशन कंडीशन है वो n टाइम्स ये इटरेशन में चलेगा। तो दैट्स वाई n टाइम इस लाइन का एग्जीक्यूशन होगा, दैट्स वाई हमने यहाँ पे n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल जो हम इस लाइन का एग्जीक्यूशन टाइम मानेंगे वो है 3n। आगे चलते हैं, लास्ट लाइन हमारे पास बचती है लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 में हमने देखा कि यहाँ फॉर लूप लिखा हुआ है, कंट्रोल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इस फॉर लूप के अंदर हम देखते हैं कि 3 काम हो रहे हैं। पहला काम है इनिशियलाइजेशन, दूसरा काम है टेस्टिंग और तीसरा टास्क है इंक्रीमेंटिंग। फाइन। तो जब हम सबसे पहली टास्क की बात करते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन इज व्हाट, वी आर गोइंग टू असाइन दिस 1 to i इनिशियल वैल्यू।
तो कितना ऑपरेशन हुआ, सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम, हियर यू कैन से दैट 1 वी हैव रिटन। अनदर की बात करते हैं टेस्टिंग की, टेस्टिंग कितनी बार ये परफॉर्म होगी, क्या n टाइम परफॉर्म होगी कि n+1 टाइम होगी। क्लियरली आप समझ सकते हैं कि चूंकि n टाइम तो ये रन करेगा ही करेगा, वन मोर टाइम i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और कंपैरिजन होगा इस n के साथ में, यानी कि i की वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट में n+1 हो जाएगी, फिर वो कंपेयर होगी n से। क्या n+1 इज लेस देन इक्वल्स टू n? डेफिनेटली इट इज रॉन्ग और इट इज फॉल्स। और ऐसी सिचुएशन में इस फॉर लूप की कंट्रोल इसको बंद कर देगा, इस फॉर लूप को, कंट्रोल बाहर आ जाएगा फॉर लूप से। गॉट इट? तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट टेस्टिंग विल बी परफॉर्म? n+1 टाइम्स इट विल परफॉर्म। लास्ट है इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट इंक्रीमेंट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म? डेफिनेटली n टाइम ये परफॉर्म होगा क्योंकि n टाइम पे इसका इंक्रीमेंट होगा, और डेफिनेटली n+1 टाइम पे तो क्या होगा, टर्मिनेशन कंडीशन आ जाएगी। तो टोटल टाइम कितना हुआ इस फॉर लूप यानी लाइन नंबर 2 के एग्जीक्यूशन के लिए? 2n+2। इस तरीके से हमने देखा कि इस पूरे की पूरी एल्गोरिथम जो हमने लिखी हुई है, जो पूरा का पूरा कोड हमने लिखा हुआ है, अगर मैं इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन टाइम की ओवरऑल टाइम की बात करूं तो ये सारी वैल्यूज जितनी आई हैं इनको सबको आपस में ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलता है, t ऑफ n इक्वल्स टू 5n+4। टोटल टाइम टू एग्जीक्यूट n नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू इज नथिंग बट दी 5n+4 फॉर दिस गिवन कोड। गॉट इट? तो ये हमको यहाँ पे एक तरह से टाइम फंक्शन मिल गया। अब हमको निकालना है क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये हमको अभी टाइम फंक्शन मिला, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी बिग O ऑफ n, यानी कि जो हमारा टाइम इक्वेशन है इसमें जो मैक्सिमम पावर होगी n की वही हमारी यहाँ पे एज अ इनपुट आती है। तो बिग O ऑफ व्हाट, बिग O ऑफ n की मैक्सिमम पावर दैट इज n ओवर हियर, सो बिग O ऑफ n दैट वुड बी अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड और दिस फंक्शन। फाइन, इस चीज़ को और अच्छे से ब्रीफली मैं आपको समझाता हूँ अगले स्लाइड में। यहाँ पे अपन चलते हैं, सबसे पहले वर्स्ट केस सिचुएशन को समझते हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी। तो अब मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करता हूँ इस डेफिनेशन को। किसी भी दिए गई एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ g ऑफ n होगी अगर वह एल्गोरिथम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। कौन सी कंडीशन? फंक्शन ऑफ fn मस्ट बी और शुड बी लेस देन इक्वल्स टू c ऑफ g ऑफ n। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो ही उस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ g ऑफ n होगी। फाइन, अब ये फंक्शन ऑफ fn क्या है, c ऑफ g ऑफ n क्या है? वैसे तो मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन यहाँ भी फिर से बताता हूँ कि देखो क्या है, हमें वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो सबसे ऊपर वाली आर्क तो डेफिनेटली वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। g ऑफ n क्या है? g एक फंक्शन है जो n नंबर ऑफ इनपुट में अप्लाई हो रहा है। उस फंक्शन का काम है टाइम को कैलकुलेट करना कि गिवन n नंबर ऑफ इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग हाउ मच टाइम दे मे टेक, वही हमारा हो गई वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ कांस्टेंट इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम एग्जैक्टली टाइम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। व्हेनेवर वी आर नॉट गोइंग टू प्रिडिक्ट एग्जैक्ट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई ऑन दैट टाइम व्हाट वी डू इन मैथमेटिक्स वी मल्टीप्लाई इट विद द कांस्टेंट वैल्यू, so c कैन बी हैविंग एनी कांस्टेंट वैल्यू। फाइन, अब मैं कैसे कहूँ कि ये जो पर्टिकुलर टाइम कैलकुलेट होकर आया है वो वर्स्ट टाइम है? डेफिनेटली हमारे पास वो उससे बेहतर टाइम होना चाहिए। अगर कभी वो प्रॉब्लम उससे कम समय में एग्जीक्यूट की गई होगी तभी तो हम कह सकते हैं कि अब जो टाइम मैंने लिया वो पहले से ज़्यादा लिया है, इट मीन्स ये जो ज़्यादा टाइम आ रहा है वो वर्स्ट टाइम है। So that's why here we are comparing this worst case time with the average case time, यानी कि कोई भी एल्गोरिथम एवरेज केस टाइम से ज़्यादा अगर समय ले रही तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उसका ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली बात पे आते हैं कि हम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हमने इक्वेशन नंबर 1 वही लिख दी कि फंक्शन ऑफ fn शुड बी लेस देन इक्वल्स टू c ऑफ g ऑफ n। फाइन, और अब हम एक फंक्शन ऑफ fn यानी टाइम लाइन फंक्शन ले लेते हैं जो अभी हमने 5n+4 इससे प्रीवियस वाले स्लाइड में आपको दिखाया था। वैसे ही सपोज दैट कि किसी एल्गोरिथम को कैलकुलेट किया और उसकी टाइम हमारे पास में आ गया, टोटल टाइम एग्जीक्यूशन टाइम 3n² + 2n+1 आ गया। अब देखिए ये 3n² + 2n+1 क्या है? फंक्शन ऑफ fn है। तो हमें कोई एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी जो फंक्शन ऑफ fn से इसकी हायर वैल्यू हो। अब 3n² + 2n+1 पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ n² के साथ में 3 मल्टीप्लाई हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे 3 की जगह 4 मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई कर दें, 50 मल्टीप्लाई कर दें, 1000 मल्टीप्लाई कर दें, तो डेफिनेटली वो वैल्यू तो इस इक्वेशन की वैल्यू से ज़्यादा ही होगी। हाँ, 4 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डेफिनेटली आप देख सकते हो कि 3n² में 2n और 1 ये दो और एक्स्ट्रा एड ऑन हैं, तो हम इसको 4 ना लेके 5 ना लेके 50 ले लिए। ठीक है, तो दैट डेफिनेटली इट वुड बी राइट। तो here we can write 3n² + 2n+1 is less than equals to 50n²। इट मे बी पॉसिबल कि लेस देन हो या इट मे बी पॉसिबल कि वो इक्वल हो। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जब हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हो कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ fn है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है।
अब बात आती है इसकी, इस पोर्शन में जब हम कंपेयर करते हैं तो सी इज व्हाट 50 और जी ऑफ एन क्या मिल गया हमको एन स्क्वायर, यानी कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये जो इक्वेशन 1 को हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं वैसे ही हमको कोई इक्वेशन मिल चुकी है। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो वी कैन से दैट फंक्शन ऑफ एफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। जी ऑफ एन की जगह पे क्या मिल गया हमको एन स्क्वायर, हमने पुट कर दिया तो फंक्शन ऑफ एफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। मिल गई आपको आउटपुट, मिल गई आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आगे चलते हैं, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। इसमें भी सेम सिचुएशन है कि किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस यानी ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन होगी, वो तब होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन सी कंडीशन? फंक्शन ऑफ एफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी ऑफ एन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वी कैन से दैट कि दैट एल्गोरिथम इज हैविंग बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। फाइन। बाकी आप यहाँ पे डायग्राम में वही चीज़ है कि अगर हमको बताना है कि सी ऑफ जी ऑफ एन हमारा बेस्ट केस टाइम है तो डेफिनेटली हमको ये बताना पड़ेगा कि उससे ज़्यादा टाइम भी कुछ है, तो फंक्शन ऑफ एफ एन को हमने यानी एवरेज केस को उससे कंपैरिजन में ले लिया। फाइन, चलिए देखते हैं वही पुराना जो टेक्निक हमने प्रीवियस स्लाइड में यूज़ की थी कि हमने इक्वेशन 1 लिख दी है, फंक्शन वही सेम ले लिया है, टाइम इक्वेशन हो गई, टोटल टाइम कैलकुलेशन हुआ 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ एफ एन से छोटी हो। क्या वैल्यू हो सकती है? देखो यहाँ एन स्क्वायर में मैक्सिमम टर्म में क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 का। अब अगर हम 3 मल्टीप्लाई ना करें तो डेफिनेटली ये जो एन स्क्वायर स्टैंड अलोन वैल्यू है उसकी वैल्यू या तो इस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 से छोटी होगी या तो इसके इक्वल होगी। तो दैट्स वाई वी कैन राइट एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, इक्वेशन 2। नाउ यू प्लीज कंपेयर द इक्वेशन 2 अलॉन्ग विद द इक्वेशन 1। जब हम कंपेयर करते हैं तो ये पोर्शन तो हमारा फंक्शन ऑफ एफ एन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये साइन लग गया। अब बारी आती है इस अनदर पोर्शन की। इस अनदर पोर्शन में हम देखते हैं सी की वैल्यू मिली हमको 1 और जी ऑफ एन की वैल्यू मिल गई एन स्क्वायर। चूंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यानी कि इस तरीके की हमको एक इक्वेशन मिल गई है, दैट्स वाई व्हाट वी कैन से दैट कि फंक्शन ऑफ एफ एन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। जी ऑफ एन की जगह हमने एन स्क्वायर पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमको ये टाइम कॉम्प्लेक्स बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। Now come to the point एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज केस रिप्रेजेंट होता है थीटा से, तो किसी भी एल्गोरिथम की एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ जी ऑफ एन होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। चूंकि हमें एवरेज निकालना है तो हमने उसको बेस्ट और वर्स्ट दोनों से कंपेयर कर लिया है। यहाँ पे कांस्टेंट दो अलग अलग कांस्टेंट है, बेस्ट केस के साथ में C1 कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, वर्स्ट केस के साथ में C2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया। अब अगर ये कंडीशन C1 ऑफ जी ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एफ एन लेस देन इक्वल्स टू C2 ऑफ जी ऑफ एन सेटिस्फाई हो जाता है, इट मीन्स वी विल गेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने वो इक्वेशन लिख दी यहाँ। वही सेम हमने टाइम कैलकुलेशन लिया, टोटल टाइम एग्जीक्यूशन टाइम हमने ले रखा है, उसको जब कंपेयर किया तो हो डेफिनेटली ये एन स्क्वायर क्या है इससे छोटा है और 50 एन स्क्वायर इससे क्या था बड़ा था, इससे पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं। अब आप इसको कंपेयर करो किससे? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो आपको मिला C1 1 मिल गया, यहाँ पे एन स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई है 1 और C2 मिल गया 50, क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर में इस साइड में आपको क्या है राइट हैंड साइड में 50 मल्टीप्लाई है, तो C1 है इज 1 C2 इज 50 और जी ऑफ एन क्या है दोनों में कॉमन, दैट इज नथिंग बट दी एन स्क्वायर। अब चूंकि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इस इक्वेशन की तरह हमको ये इक्वेशन मिल चुकी है, इसलिए वी कैन से दैट फंक्शन ऑफ एफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन। जी ऑफ एन की जगह एन स्क्वायर पुट कर दिया तो हमको एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस इक्वेशन के लिए मिल गई, फंक्शन ऑफ एफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ओके, सो ये रहा क्या कि मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि कैसे अपन टाइम को कैलकुलेट करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं। साथ ही जो 3 डिफरेंट केस है जिसमें हम किसी एल्गोरिथम को पुट करके उसका रिएक्शन देखते हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी रिएक्ट। तो जो ये मैंने टोटल टाइम एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट किया है फॉर एग्जांपल किसी एल्गोरिथम को, तो ये तीनों ही केसेस में सेम अमाउंट ऑफ टाइम ले रही है, बिग O ऑफ एन स्क्वायर एंड थीटा ऑफ एन स्क्वायर एज वेल एज द ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। इट मीन्स तीनों केसेस में ये एल्गोरिथम सेम परफॉर्म कर रही है। अब इसी तरीके से हम कोई दूसरी एल्गोरिथम लेंगे, दूसरी एल्गोरिथम का टाइम कैलकुलेट करेंगे, वो हम यहाँ पुट करेंगे, फिर से हम उसको इन तीनों केसेस में पुट करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा रिएक्ट कर रही है अपने वर्स्ट केस में। अगर उसका जो टाइम है वर्स्ट केस में एन स्क्वायर से कम आ जाता है, इट मीन्स वी कैन से दैट कि नहीं वो हमारी एल्गोरिथम बेटर है। जैसा कि इस एल्गोरिथम में टाइम कितना आया, मैक्सिमम जो वर्स्ट केस की बात करूँ एन स्क्वायर आया हुआ। अब एन स्क्वायर से कम टाइम वाली अगर कोई एल्गोरिथम मिल जाती है तो हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, उसको हम प्रोग्रामर को दे देंगे कि प्रोग्रामर उसका यूज़ करके कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करे और उसको डिप्लॉय करे। फाइन, सो दिस इज़ द वे।
चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अब इससे हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम रूल्स की बात करेंगे कि क्या कुछ कॉमन रूल्स ऐसे बनाए गए हैं कि कोई भी एल्गोरिथम हो, कोई भी लाइन ऑफ कोड हो, तो हम उसको देखते ही उसको एनालाइज करके बता सकें कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होने की संभावना है। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसको मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा।